बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अब तक का सबसे बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन जो है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स मिलकर लॉन्च कर चुकी है। और अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कल सुबह भी एयर स्ट्राइक्स की और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया। दहशतगर्द जानम वासिल हुए और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन इसको कहा जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भी इससे पीछे रह चुका है। अब खबरें जो आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक भी हैं, वो जो आपके सामने आज के इस ब्लॉग में रखनी है कि मिनटों में सब बर्बाद कर दिया। पाक फौज का जलाली ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन की ताज़ा तरीन तफसीलात और ये फैसला कुन जो जंग शुरू हुई है उसकी तफसीलात तो आपके सामने रखनी है, लेकिन जो पिंडी में वॉर रूम कायम हुआ है उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया। उसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, पाकिस्तान की एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स, और पाकिस्तान में पिंडी के अंदर वॉर रूम क्यों कायम किया गया है, आखिर इसकी वजह क्या है, और वहां से बैठकर फौज क्या चीजों को ऑब्जर्व करेगी और ये वार रूम किस तरह से काम करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर तहरीके अदम इत्तेमाद के हवाले से खबर आ रही है जनाब, वो कामयाब होने जा रही है। नंबर्स पूरे हो चुके हैं, मैं बता रहा हूं कि नंबर्स पूरे हो गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी जाएंगी कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो एक बार फिर से उलटने जा रहे हैं और तारीख दोहराने का वक्त आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा था, सबसे बड़ा मैच था। दो रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन जाहिर है जंग का मैदान और जो स्पोर्ट्स का या खेल का मैदान है वो दो मुख्तलिफ मैदान है। और ये आज मुझे दुख हुआ कि एक तो एशिया कप में पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, भारत के साथ जीतना चाहिए था। आज भारत जो है वो एशिया कप का ये पहला मैच पाकिस्तान से जीत चुका है और ये आज पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगी। और फिर दूसरी जानिब जब ये टॉस हुआ था, दो कप्तान खड़े हुए थे और दोनों कप्तानों ने, पाकिस्तान के और भारत के कप्तान ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। लेकिन फिर यही हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो करती है वो जो हमेशा से करती आ रही है कि आज एक बार फिर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम जो है वो तितर हो गई और उन्होंने सिर्फ चंद रन्स का जो है वो हदफ दिया था और तकरीबन 127 रन्स का हदफ था। और अब भारत ने बाकायदा तौर पर उसको चेस कर लिया है। भारतीय टीम ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की टीम का इतना लेवल गिर चुका है, आखिर वजह क्या है? वजह क्या है कि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? हमारे पास ओपनर्स नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई प्रोफेशनल स्पिनर नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कमी है। वजह क्या? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का वो सबसे बड़ी वजह है। जब मोहसिन नकवी जैसे नालायक लोग जो है वो आप क्रिकेट के चेयरमैन लगाएंगे और इनके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की खातिर और फिर अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने पैसों के लिए, तो फिर यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आइंदा वक्त के अंदर देखेंगे अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे मुंह पे खाक, लेकिन ये रियलिटी है, रियलिस्टिक ग्राउंड्स में आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी जो है वो बतौर पीसीबी चेयरमैन जो है फ्लॉप तरीन, नाकाम तरीन जो है वो रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत प्रभाव बर्बाद करके रख दिया। तो आज एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का ये मैच हार गया। आगे बढ़ते हैं जनाब खबरों की जानिब कि एक तो अमेरिकी त्यारा, दूसरा त्यारा आज पाकिस्तान उन्होंने लैंड किया नूर खान एयरबेस पे और वो सैलाब ज़दगान के लिए अमदाद लेकर पहुंचा है। सैलाबी जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं और पाकिस्तान इस वक्त पूरे का पूरा सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो अब अमदादें लेना पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। ये खबर भी मैंने आपके सामने जो है वो रखनी थी, लेकिन मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में जो खबर दी सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनकी जानिब से एयर स्ट्राइक्स की और फित्ता अल खारिज के ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और एयरफोर्स बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतर चुकी है, जिसमें 14 दहशतगर्द जो हैं वो भी हलाक हुए और बहुत सारे ठिकानों को निशाना भी बनाया गया। दहशतगर्दों के जो मास्टरमाइंड से उनको मारा गया और जो मेजर अदनान शहीद हैं उनके मास्टरमाइंड्स को उड़ा दिया गया और जो उन्होंने एफसी लाइन के ऊपर बनू में अटैक किया था उनके मास्टरमाइंड्स को जो है वो उड़ाया गया। यानी कि पाक फौज अपना बदला ले रही है और गिन गिन कर बदले ले रही है। अब ये जो दहशतगर्द है बेसिकली कौन है? इनकी पनाह जो है वो अफगानिस्तान में ये लोग पनाह लेते
لیتے ہیں. ان کے اسپانسرڈ کون ہے؟ وہ ہے بھارت. یعنی کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وارفیئر کو فروغ دے رہا ہے, جو میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا ہوں. اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ منٹوں میں سب برباد ہو چکا ہے اور پنڈی میں وار روم قائم ہو چکا ہے. جناب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جو پاکستان کے پی کے میں مختلف دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی آج جہنم حاصل کیا گیا, اور اب دوسری جانب بی ایل اے کے خلاف جو ہے وہ بھی آپریشن لانچ ہو چکے ہیں. اب جو خبر آ رہی ہے مستونگ سے, مستونگ میں کاروائی ہوئی ہے اور سیکورٹی فورسز نے یہ کاروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا, جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے. آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر باضابطہ طور پر پریس ریلیز بھی دیا کہ 4 بھارتی جو اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں, خارجی ہیں, وہ جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اٹیک کیا. اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور جو جناب فتنہ الخواری کے دہشت گرد ہیں شیخ بدین ولیج میں, لکی مروت کے پی کے میں, وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور وہاں پر سویر قسم کا کلیش جاری ہے اور بدترین مقابلہ ہے اور بہت سارے دہشت گرد جہنم حاصل ہونے کی اطلاع بھی وہاں سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہادر فوجی جوانوں کو وہاں پر محفوظ رکھے. ایک بدترین جنگ جو ہے وہ کے پی کے میں لگی ہوئی ہے. فتنہ الخوارج کا یہ آخری جو ہے ان کی سانسیں چل رہی ہیں اور اب ان کو ان کا کلا کامہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وار روم کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنڈی میں جناب اس وقت وار روم جو ہے وہ قائم ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو کے اندر جو میٹنگ تھی وہ بہت غیر معمولی تھی. اس میں علی امین گنڈا پور نہیں تھے, اس میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو مائنس کیا گیا. شہباز شریف صاحب بھی ہنگامی طور پر پہنچتے ہیں بنو, اور فیلڈ مارشل ان سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو شہدا ہیں ان کے نماز جنازہ میں وہاں شرکت کی جاتی ہے. اب مزید جو کاروائیاں ہونے جا رہی ہیں کہ بنو میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن لانچ کرنا ہے. فوری طور پر آپریشن جو ہے وہ لانچ ہوا اور دھڑا دھڑ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. اب افغانستان میں جو دہشت گرد ٹھکانے ہیں جن کو پاکستان کی فوج نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کر 12 کے قریب جو ان کے ٹھکانے جو ہماری بالکل بارڈر کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں پر ان کے تربیتی کیمپ بھی ہیں اور وہاں سے دہشت گرد تیار ہوتے ہیں, پاکستان آتے ہیں اور وہاں پر حملے ہوتے ہیں. مکمل پلاننگز وہاں پر کی جاتی ہیں. ہم نے ان کو ٹارگٹ پر رکھا اور وہاں سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں. اب وہ جو دہشت گردوں کی کیمپس ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے بارڈر پر پنڈی کے اندر وار روم بھی قائم کرنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. یعنی کہ اب پاکستان کی فوج, پاکستان کی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی سنسیئر ہے اس معاملے کو لے کر, اتنی سیریسنس دکھا رہی ہے کہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو مکمل طور پر پاکستان سے نکالنا ہے اور ان کو گھر جو ہے وہ جہنم حاصل کرنا ہے. اب یہ جو وار رومس ہیں وہ قائم ورکنگ کیسے کریں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر مکمل طور پر ایک چیز کی جس طرح سے نگرانی ہوتی ہے, سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ایک پورا کمرہ بنا ہوتا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر ان کیمراز کی نگرانی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر ان ٹھکانوں کی نگرانی ہوگی. اور اگر ہمیں اب افغانستان میں گھس کر بھی کارروائی کرنی پڑی تو فوج, ہماری ایجنسیز, ہماری سیکورٹی فورسز, ہماری ایئر فورس جو ہے وہ وہاں پر ایئر سائٹس بھی کریں گی. جس طرح سے افغانستان کے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہمارے بہادر فوجی جوانوں پر حملے کرتے ہیں, ہمارے معصوم بچوں پر حملے کرتے ہیں, ان کو شہید کرتے ہیں, تو اب بالکل اسی طرح سے اب پاکستان جو ہے وہاں پر گھس کر کارروائیاں کرے گا. افغانستان کو کل باضابطہ طور پر یہ پیغام بھی پہنچایا گیا بنو میٹنگ سے کہ جناب اب آپ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں, آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے یا پاکستان یا فتنہ الخوارج. اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر ہم آپ کی جیتے ہی پھیر کے رکھ دیں گے. پھر آپ جانتے ہیں کہ آپریشن بلال مرسوس میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی, اپنے سے 5 بڑے گنا جو دشمن ہے ہمارا, ہم نے اس کے غرور کو نیست و نابود کر دیا. تو آپ ہمارے سامنے کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو لہٰذا پاکستان نے وہاں سے فیصلہ کن جو ہے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو اب یہ جو وار روم ہے وہ مکمل طور پر قائم ہو چکا ہے. اب دوسری جانب جو عدم اعتماد کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں, فہیم ملک صاحب ہیں, فہیم اختر صاحب, ان کی خبر آئی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ پارٹی کا اجلاس چل رہا تھا جس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے, اور اس اجلاس کے اندر گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جو 22 ایم پی ایس ہیں وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور میری حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف دے کر نہیں آئی, یا مجھے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا, عمران خان نے نہیں بنایا, مجھے جو ہے وزیر اعلیٰ بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. اور پھر گنڈا پور کے خلاف ٹویٹ کی گئی مہار شرافت کی طرف سے بھی. گنڈا پور اور مہار شرافت ایک دوسرے کے آمنے سامنے, ان کی آڈیو لیک بھی سامنے آئی, اور جب وہ ٹویٹ ہوتی ہے فہیم اختر صاحب کی جو خبر آتی ہے, سینئر صحافی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جب یہ خبر دی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر خرام برپا ہو جاتا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب آتے ہیں, وہ اس کی تردیدیں کرتے ہیں, اور پھر پوری پارٹی کو کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف تردیدیں کریں اور آپ بتائیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جو علی امین گنڈا پور کے خلاف پارٹی میں کھڑا ہوتا ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا, وہ خاموش کروا دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو گنڈا پور اتنے مضبوط ہیں. تو خبر میں نے آپ کو بہت پہلے بھی دی تھی کہ گنڈا پور کے ساتھ 20-22 ایم پی ایس موجود ہیں اور
फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हुए हैं, और वो जो 20-22 एमपीएस हैं उनके एफिडेविट जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, और गंडापुर जो है वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने नहीं बनाया। फिर वजाहतें भी आपने सुनी कि किस तरह से वजाहतें दी गई। गंडापुर का अपना बयान भी आ गया कि हम माइनस इमरान खान कोई बात नहीं है, ये हम किसी तरह जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और फिर जनाब सलामुल्लाह मस्ती ख्याल भी लॉन्च हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि ओवर आवर डेड बॉडी, हमारी ये लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 22 एमपीएस जो है वो बच चुके हैं? असल सवाल तो ये है, तहरीक एतमाद पर असल सवाल है, क्योंकि नवंबर से पहले पहले कुछ आम फैसले होने हैं। इमरान खान ने कहा था कि सितंबर में पीटीआई जलसा करे पेशावर के अंदर केपीके में। कौन सा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? उन्होंने कहा कि गंडापुर मुझे आकर मिले। अली अमीन गंडापुर ने बगैर दस्तखत किए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाकर परे मारा। गंडापुर इमरान खान को मिलने नहीं जा रहे। यहां से नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि गंडापुर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। गंडापुर ने उस मीटिंग में ये बताया कि अगर मुझे निकाल दिया गया वज़ीर आला के तौर पर तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में भी गवर्नमेंट नहीं देगी, फिर आपका अशर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब वाला हो जाएगा केपीके के अंदर, जिस तरह से पंजाब के अंदर आपका अशर हुआ है। तो अगर मुझे निकाला गया तो केपीके में आपकी हुकूमत जो है वो घर जाएगी, और फिर ऑपोजिशन का वज़ीर आला आएगा, और ये 20-22 एमपीएस हैं वो ऑपोजिशन के साथ जाकर मिल जाएंगे। तो इस तरह से गेम वहां पर चल रही है। तो लिहाजा यहां पर मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर और एस्टैब्लिशमेंट की गेम सेट है। तो गंडापुर चाहते हैं कि जनाब अगर आप थोड़ा सा रिलीफ लेना चाहते हैं तो मैं तो आपके साथ हूं, या पार्टी का वज़ीर आला हूं, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यानी कि ये सूरत हाल जो है वो चल रही है, यहाँ पर असल लड़ाई पड़ी हुई है। लेकिन बात यह कि क्या 22 एमपीएस बिक चुके हैं? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के अंदर अपनी 2 सीटें जो है वो ज़ाया की थी, 2 सीटें जो उनके हक में आती थी, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, और 2 सीटें गवर्नमेंट के साथ फिक्स मैच खेलकर इन्होंने ज़ाया कर दी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे जो एमपीएस हैं वो बिके हुए हैं, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजीद खराब होती है, और फिर इमरान खान अपना नैरेटिव लेकर चलते, तो वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। और यहाँ पर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में भी उनके एमपीएस जो है वो टूटे हुए हैं, वहां पर भी बगावत है। अब सोशल मीडिया प्रेशर डाल रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है मुस्ताफी हों और घर जाएं और उनको हटाया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर उनको हटाया गया तो फिर अगला वज़ीर आज़म जो है वो भी वज़ीर आला जो है वो इमरान खान का नहीं होगा। तहरीक एतमाद आ सकती है, और यह भी हो सकता है कि इमरान खान खुद कहें पार्टी को कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक एतमाद ले आए। नवंबर से पहले पहले ये काम होने, और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट, सितंबर और अक्टूबर ये बहुत फैसला को होने जा रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी होंगे। अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है, और फिर इमरान खान जो है वो किसी बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये मामला जो है वो किस तरह चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।